accountancy only meant for math geniuses? I don't think accounts is very much related with maths. Now we are seeing YouTube, online classes, and AI tutors replacing those traditional learning. So how has this changed students learning accountancy? If you don't change Yeah, in the change in time, right. you will be changed. So Bhabhi, if you had the power to change one thing of how accountancy is taught in India, what would it be? तो मैं CBSE वालों को बोलूँ कैलकुलेटर अलाउ कर दो. अकाउंटेंसी अगर क्लास 6-7 में थोड़ा बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स अगर सिखाया जाए तो एटलीस्ट आई थिंक स्टूडेंट्स लोग को एक फाइनेंशियल लिटरेसी तो मिलेगी. हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ द अनकट स्टोरीज ब्रॉट टू यू बाय वाई टू लिव. अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज एज मच एज यूल बी सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल विल बी एबल टू ब्रिंग मोर एंड मोर गेस्ट्स फॉर यू. आज हम बात करेंगे अबाउट अकाउंट्स एंड इट्स मिथ. इज अकाउंटेंसी ओनली मेंट फॉर मैथ्स जीनियसेस? विल AI ever replace accountants? Or how is the overall education system changing in 2025? Today we have a very special guest, someone who has been shaping the future of students for over 25 years in Siliguri. Started in 1999 with just 2 students, she has mentored over 5,000 plus students now. She is popularly known as Bhabhi or the goddess of debit and credit. Let's welcome Mrs. Sunita Sarda. Hello Bhabhi, thank Hi. you for taking out so much time today. Thank you for calling. I'm really excited to do this with you. I've also been your ex-student. Yeah. And I must tell this to you that you are not just a teacher, you are a mentor, you are a guiding force for many of us in Siliguri. And without any delay, let's jump on to the very first question. Is accountancy only meant for math geniuses? No, it's not true. Okay. बिकॉज अकाउंट्स में जो मैथ्स होता है ना वो जस्ट 8, 9, 10 का जो मैथ्स होता है दैट इज गुड. Yeah. बस उतना ही ज़रूरत होता है. आई डोंट थिंक कि अकाउंट्स इज वेरी मच रिलेटेड विथ मैथ्स. Okay. क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स होते हैं. 11, 12 के जो मैथ्स है ना उसमें अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा है. ज़्यादा है, numbers कम है. trigonometry, right. एंड अकाउंट्स में हमें नंबर्स चाहिए. हाँ. क्योंकि 11, 12 का जो मैथ्स है वो प्योर मैथ्स है. कमर्शियल मैथ्स तो है नहीं, प्योर मैथ्स है. उसमें आपका एल्जेब्रा भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन वगैरह है. बट अकाउंट्स का जो अकाउंट्स में तो हमारे सिर्फ नंबर्स है. तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है. सो उसमें आपको वो वाला मैथ्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन ईजिली डू अकाउंट्स. कोई दिक्कत नहीं होती. हाँ, जो मैथ स्टूडेंट्स होते हैं उनके कैलकुलेशन थोड़े फास्ट होते हैं. एंड जो नॉन मैथ्स है उनके कैलकुलेशन थोड़े स्लो होते हैं इनिशियली. बट ओवर द टाइम ना उनका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाता है. कोई दिक्कत नहीं होती. बिकॉज आफ्टर क्लास 12 भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि मैथ्स के साथ ही आप कॉमर्स ले सकते हो. विदाउट मैथ्स आप आराम से कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल एंड अकाउंट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट हाँ, मैं प्रेफर करूँगी कि मैथ्स हो. बिकॉज मैथ्स के साथ जब अकाउंट्स होता है ना स्टूडेंट्स थोड़े शार्प होते हैं. राइट. एंड उनकी थोड़ी नंबर्स. हाँ, नंबर्स बहुत ईजी होता है फिर उनके लिए. कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है उनका. बहुत ईजिली सोच पाते हैं. राइट. तो वो मेरे को अच्छा लगता है मतलब विथ मैथ स्टूडेंट्स. एंड जैसे और भी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे रेशियो एनालिसिस है, न्यूमेरिकल्स, कंपैरेटिव स्टडी, कॉमन साइज स्टडी. ये जो चैप्टर्स है ना इनमें जब जो मैथ स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए वो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं. एंड जो नॉन मैथ्स होते हैं ना उनको थोड़ा टाइम लगता है. राइट. जो चीज़ एक बार में होनी चाहिए वो मे बी 2 to 3 टाइम्स उनको करना पड़ता है तब वो कवर अप कर पाते हैं. सो आई प्रेफर कि मैथ्स हो. बट ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत होती है.
बट आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ नंबर्स, लाइक उनको बस वो टफ नंबर से डर लगता है. बट आई थिंक दिस इज सो फनी दैट यू नो व्हेन यू आर बजटिंग योर सेल्फ एट होम, आपकी पॉकेट मनी आपको मिलती है और आप उसको सेव करते हो, आप उसको इन्वेस्ट करते हो, आप जो भी करते हो, तो ऑलरेडी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही उसको, मतलब आप यू आर यूजिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट? yes. So this is very basic, I think. And why do schools teach balance sheet but not how to file taxes? मतलब ये एक बहुत बड़ा एक बहुत क्वेश्चन बड़ा मार्क है. क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज मुझे भी लगता है कि हमारा जो करिकुलम है ना वो थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए, थोड़ा रिवाइज होना चाहिए. एंड उसमें जो अभी की जो रिक्वायरमेंट है, बहुत ऑर्थोडॉक्स सिलेबस जो स्टार्टिंग से चले आ रहा है वही पढ़ाया जा रहा है. राइट. मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट, थोड़े बहुत रिवीजन होने चाहिए. एंड कुछ प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो आज का जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें एडिशन होना चाहिए. राइट. और आजकल के जो इतने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स है या एंटरप्रेन्योर्स है, they are not good with numbers. Even if they are not good with numbers, they are good with financial management. So I think that is where the catch is, और उनका फिर business grow करता है. Yes. So Bhabhi, moving on to the next question, like before COVID, students relied totally on textbooks and tuition classes. But now we are seeing YouTube, online classes, and you know AI tutors replacing those traditional learning. So how has this changed students learning accountancy? देखो, एक बहुत फेमस कोट है, हाँ. इफ यू डोंट चेंज Yeah. इन द चेंज इन टाइम, Right. यू विल बी चेंज्ड. है ना? The time will change you. या मुझे चेंज कर देते अगर मैं चेंज नहीं होती तो. देखो, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1999, लॉन्ग बैक, है ना? 25 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके. मैंने जब स्टार्ट किया था तो लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के पास होता था. ब्रॉडबैंड था उस टाइम. ब्रॉडबैंड या BSNL. ठीक है, BSNL होता था. फिर धीरे धीरे फोन आए, नॉर्मल फोन आए, खाली कॉल और रिसीव कर सकते हो. उसके बाद स्मार्टफोन आए. तो उस टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो चेंजेस को तो अडेप्ट किया ही किया. फिर आया कोविड, जो एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए. एंड जब 2020 में 23rd को फर्स्ट एक दिन का लॉकडाउन था, देन 25th 4th को डिक्लेयर हुआ कि 21 डेज लॉकडाउन. तो मुझे तो एक बार के लिए लगा कि क्या पढ़ाना ही बंद कर दूंगी मैं, कैसे पढ़ाऊंगी. मुझे तब तक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज देखो CA वगैरह में वर्चुअल क्लासेस होती थी. राइट. कौशिक मेरा जो एल्डर सन है, ही इज डूइंग, तब वो CA कर रहा था. मतलब तब उसको इस चीज का नॉलेज था कि कैसे वर्चुअल क्लासेस को कंडक्ट किया जाता है. देन वेरी नेक्स्ट डे 26th ही उसने स्टार्ट किया. मैंने बोला मम्मी जूम क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने को, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है. तब तो ऐसे लगा ठीक है, थोड़े दिन की बात है, कर लेंगे. फिर हमने जूम क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन पूरा शुरू किया. एंड इनिशियली मतलब आई एम ब्लेस्ड कि कौशिक मेरे साथ था, बिकॉज मैं इतनी टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी की इतनी आइडिया नहीं है. राइट. ठीक है, ऑब्वियसली एक एज गैप के बाद में नहीं होती, क्योंकि हमारे टाइम कंप्यूटर भी नहीं था जब हमने पढ़ाई थी. राइट. तो धीरे धीरे समय के साथ बहुत कुछ सीखा. एंड वो जो टाइम था ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. उसके पहले हम खाली टेक्स्ट बुक्स, जो स्कूल बुक रेफर कर देते थे, वही बुक हम पढ़ाते थे. एंड उसके बाद मैंने PDF बनाना सीखा. मैंने सब कुछ कौशिक से सीखा, बहुत कुछ सीखा. इनिशियली वो मेरे साथ ही रहता था जब भी क्लास होती थी कि मैं कुछ इधर उधर ना करूं. फिर उसने छोड़ दिया मेरे को कि अब आप कर सकते हो हैंडल. एंड देन गॉड का ग्रेस है कि मैं बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल की. एंड अभी मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ थी, कुछ नया सीखा. कोविड ने बहुत कुछ सिखाया. स्टूडेंट्स पहले खाली सिलीगुड़ी बेस्ड थे, एंड अभी बाहर के स्टूडेंट्स भी मैं रीच कर पा रही हूँ. तो अभी कहाँ और स्टूडेंट्स आपको? सिक्किम से. उस वक्त फर्स्ट कोविड में नेपाल से बहुत स्टूडेंट्स थे, सिक्किम से थे, एंड बाहर वेलम्स के भी स्टूडेंट्स थे. That's amazing. काफी बाहर के स्टूडेंट्स थे फर्स्ट कोविड, क्योंकि तब तो ऐसा लगा कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस इज द गो टू. एंड इतने फर्स्ट जो कोविड था ना, उसमें जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत रिलीजियसली क्लासेस की थी बहुत, कि उनको भी लगता था कि यही एक ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जा तो हम नहीं पाएंगे. राइट. और लर्निंग की एक ही ऑप्शन बची है, ऑनलाइन बची थी. तो वो 100% उन लोगों ने भी 100% दिया, मैंने भी 100% अपना दिया. राइट. जब कोविड थोड़ा सा नॉर्मल
हुआ तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को पूछा कि अब अगर किसी को भी अगर कोई चैप्टर में दिक्कत है तो आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ 2-4 लोगों को छोड़ के मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने कहा कि नहीं, इतने अच्छे से सबको समझ आया कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे को लगा कि चलो बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक फ़ायदा था कि अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया है किसी भी रीज़न से, तो वो रिकॉर्डेड है। हाँ, या कोई भी रीज़न आउट ऑफ सिलेगुड़ी है, तो वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, तो वो बहुत अच्छे से अपना कवर अप बैकलॉग को कवर कर सकते थे। ये मुझे अच्छा लगा, बहुत इजी है ये, बहुत फिर ईजी लगा मेरे को। एंड और फिर धीरे धीरे फिर मैंने दोनों मोड स्टार्ट किए, हाइब्रिड, वर्चुअल एंड ऑफलाइन दोनों था। जिनको दिक्कत है वो आ जाओ। एंड जो लोग ऑनलाइन में हैप्पी थे, जिनको समझ में आ जाता था, वो घर पे बैठ के आराम से करते थे। लेकिन देखो, तुम्हें पता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कॉन्स तो हैं 100%। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स अगर 100% दे पाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अभी के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। एक नोटिफिकेशन आया नहीं कि वो वहां से वहां कहाँ जाते हैं पता ही नहीं, और क्लास कहीं चल रही है। वेरी ट्रू। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स था। प्लस जो मुझे प्रॉब्लम लगी कि स्टूडेंट्स में ना स्टेबिलिटी कम हो गई है। मतलब एक तो राइटिंग स्पीड कम हो गई है उन 2 सालों में। टेक्स्टिंग स्पीड ज्यादा हो गई है, राइटिंग स्पीड कम हो गई है। तो लिटरली कम हो गया। पहले हम लोग नोट्स कॉपी करवाते थे ताकि आप एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन कर पाओ, या कोई भी चैप्टर जब आप रिवाइज करते हो ना, तो आप उस नोट्स को एक बार पढ़ ले तो पूरा चैप्टर का सिनेरियो आपके सामने आ जाता है। राइट। बट लोगों ने तो लिखना ही बंद कर दिया, स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं नोट्स। एंड अभी तक मैं ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ, स्टूडेंट्स नोट्स नहीं लिखते। मतलब 100% स्टूडेंट्स नहीं लिखते। क्या आपको लगता है अभी भी क्लासरूम टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, लाइक इज एज इफेक्टिव एज इट वाज बिफोर? देखो, मैं प्रेफर करूँगी कि क्लासरूम टीचिंग इज एनी डे बेटर, बिकॉज इंटरेक्शन जो होता है ना, वो क्लासरूम स्टडी से ज़्यादा होता है। देखो, जो मैच्योर स्टूडेंट्स है ना, उनको आप कहीं भी रख दो वो कर लेंगे। बट जो एवरेज स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए तो मैं प्रेफर करती हूँ क्लासरूम, क्योंकि उनको देख के मैं समझ जाती हूँ कि उनको डिफ़िकल्टी है, या वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स तो कॉपी भी गलत कर लेते हैं बोर्ड पे लिखने के बाद भी। तो सामने रहने से मुझे लगता है कि, क्योंकि डायरेक्ट एंगेजमेंट होता है, या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, डायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कनेक्ट कर सकते। ये एक मेरे को दिक्कत लगा। अदरवाइज इट्स बेटर, ओवरऑल इट्स बेटर। मैं प्रेफर करूँगी कि ऑफलाइन आए बच्चे, बट जिनको जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सपोज मैंने आज एक क्लास आपका मिस कर दिया, बट आई नो द टॉपिक दैट यू हैव टॉट टुडे इन क्लास, एंड आई जस्ट ओपन माई यूट्यूब, एक 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो देखूंगी, या इंस्टेंटली एक चैट जीपीटी में कुछ भी लिखूंगी, मेरे को इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो लाइक ट्रेडिशनल लर्निंग जो थी और अभी जो ये डिजिटलाइज्ड लर्निंग है, वो मतलब विच इज़ मोर इफेक्टिव या विच इज़ बेटर फॉर स्टूडेंट्स? देखो, स्टूडेंट्स के लिए ना जो क्लासरूम टीचिंग है, मैं डिजिटल ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो डिजिटल क्रैश कोर्स करते हैं, 1 मंथ क्रैश कोर्स करते हैं। बट मुझे लगता है उसमें वो लोग डाउट कैसे क्लियर करते होंगे, अगर उनको कोई डाउट आता है। वेरी ट्रू। एंड एक चीज जो है कि आप 1 मंथ का क्रैश कोर्स कर लिए, आप पूरे साल कुछ नहीं करते हो। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के 1 हफ्ते पहले मुझे बोलेंगे कि आप प्लीज चैप्टर का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं सारा कर लूंगा। तो 1 वीक में आप अगर सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हो, आप ठीक है कर भी लिए, लेकिन क्या वो आप एग्जीक्यूट कर पाते हो पेपर में? रिटेंशन ही नहीं होएगी। रिटेंशन कहाँ है? आप एक चीज, अगर आप अकाउंट्स या मैथ्स, मैं दोनों के लिए बोलूंगी कि दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स है कि जो हमें एवरीडे थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। करेक्ट। एवरीडे। अब मैं हर दिन अगर 2 सम 4 सम करती हूँ, और एग्जाम के पहले एक साथ मैं 50 सम करती हूँ 3 दिन में, तो वो तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं ना। वो आपके दिमाग में बैठा ही नहीं। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी, राइट, है ना? क्योंकि आप इंटेंसिटी के साथ कितने दिन कर लोगे? नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंटली करना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। एक सर्वे कंडक्ट हुई थी 2022 में, विच रिवील्ड दैट 58% ऑफ द टीचर्स
they have observed a decline in students' social skills and increased distractibility post-pandemic. This is according to India Today. And there was one more research that I got was from IMA. It is Institute of Management Accountants, which revealed that 75% of the accounting mistakes happened due to over compliance on automation and lack of clarity concept. lack of concept clarity. So ये पूरा यही बताता है कि इतने सारे स्टूडेंट का मतलब ओवर कंप्लायंस होने से ऑटोमेशन या यूट्यूब वीडियोस पे तो उनका डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कितना ज़्यादा बढ़ता है. हाउ मच इट हैज़ इंक्रीज्ड पोस्ट पैंडेमिक स्पेशली. अभी ऐसा हो गया है ना, स्टूडेंट्स की स्टेबिलिटी कम हो गई है. स्टूडेंट एक जगह स्टेबल रहना ही नहीं चाहता. उनको इतने डिस्ट्रैक्टिव हैं. अभी ये खोला फोन में एक साथ 5-10 तो नोटिफिकेशंस हैं. ये फोल्डर खोल के मतलब उनको लगता है ये बेटर है. मतलब पहले ऐसा होता था कि आप एक जगह गए हो, आप वहाँ पढ़ रहे हो, आपको लगता है आज नहीं कल नहीं 3-4 दिन में आपको समझ आएगा. राइट. है ना, बिकॉज अकाउंटेंसी क्या है, एक कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर क्लास 11. एग्जैक्टली. हाँ, कुछ जगह पे कुछ ISC में एक सब्जेक्ट है कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, वो 9-10 में है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट. जैसे कुछ जगह कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, कुछ स्कूल में इकोनॉमिक्स है 9-10 में. दैट्स ऑप्शनल. अच्छा, ठीक है. एंड कुछ स्कूल में ये है ऑप्शनल. तो लेकिन क्लास 11 वो तो मैं इन जनरल नहीं बोलूंगी, बट क्लास 11 कॉमर्स में जब आप जाते हो तो अकाउंटेंसी इज द मेन सब्जेक्ट. ठीक है. तो वो एक एकदम नई सब्जेक्ट है. इतने सारे नए टर्म्स है उसमें. है ना. इनिशियली सबको गुड्स का मतलब ही नहीं पता होता है. तो आप अगर 4-5 दिन एक जगह स्टेबल होकर नहीं सुनते हो किसी टीचर को, आपको कैसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा. करेक्ट. कुछ स्टूडेंट्स एक दिन यहाँ, एक दिन किसी और के पास, एक दिन किसी और के पास, ऐसे भागते रहते हैं. तो ऐसे तो नहीं होता है. Obviously, you have to be patient enough. जहाँ भी हो आप, जिसके पास भी आप हो, आप अच्छे से करो. तो ऐसा नहीं, लर्निंग कैपेसिटी एक्चुअली क्या है ना, लिसनिंग कैपेसिटी नहीं है स्टूडेंट्स के पास अभी. मतलब मैं जो अभी प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि मैं सेम चीज़ पहले भी पढ़ाती थी. मैं हमेशा ना मेरे रूल्स पे बहुत फोकस करती हूँ, मैं थ्योरी पे बहुत फोकस करती हूँ, मैं नोट्स पे बहुत फोकस करती हूँ. मेरे कॉन्सेप्ट स्पेशली कॉन्सेप्ट, असम्पशंस, प्रिंसिपल्स जो थ्योरी पार्ट है, जो रूट्स है अकाउंट्स का. राइट. लेकिन अभी के स्टूडेंट्स में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की कि स्टूडेंट्स सुनते नहीं है. एकदम नहीं सुनते. लैक ऑफ लिसनिंग कैपेसिटी. एकदम लिसनिंग है ही नहीं. और इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव है पास वाले के साथ, मतलब सामने वाले के साथ. मतलब आप पढ़ा रहे हो, आपका कुछ, आपकी आधी बात सुन रहे हैं, आधी बात नहीं सुन रहे हैं. फिर जब खुद पढ़ते हैं एग्जाम के पहले, तब उनको डाउट्स आते हैं. तो ये तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के बच्चों के साथ. राइट. और इतने सारे एप्लीकेशंस और फोन और नोटिफिकेशंस होने के कारण फोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आई थिंक यू शुड, भाभी आपको ऐसा करना चाहिए कि आप बोलो स्टूडेंट्स को आप लोग फोन घर में छोड़ के आना यहाँ पढ़ने के लिए. क्या बुक्स, आफ्टर कोविड कोई बुक्स नहीं लेके आता है. बिकॉज कोविड के टाइम हम PDF से पढ़ाते थे, क्योंकि बुक्स थी नहीं ना. तब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो मुझे तो PDF भेजना पड़ता था कि मैं ये समाज कराने वाली हूँ. और उसके बाद तो स्टूडेंट्स बुक्स लाना बंद कर दिए. तो मुझे तो अभी भी मैं PDF पे ही रिलाई कर रही हूँ. क्या करूँ. आधे लोग बुक्स लाते हैं, आधे लोग बुक्स नहीं लेके आते. तो अल्टीमेटली आपको PDF बनाना ही पड़ता है. तो वो फोन तो खोलते हैं उसी के लिए. अब कितना ध्यान रखेंगे आप, फोन इधर से इधर, एक फोल्डर इधर उधर चेंज करते रहते हैं. बस आप कैसे करोगे. और इतने सारे स्टूडेंट्स को डील करना भी एक, बट इसीलिए मुझे लगता है क्लासरूम है तो बेटर है बिकॉज़ यू कैन हैव एन आई. हाँ. एंड मेरा एक है कि मैं एकदम आई कांटेक्ट रखती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, कि एकदम मुझे देखो तुम. जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे मेरे आंख में आंख मिला के बात करो. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स लेफ्ट राइट देख के मेरे से बात करें. मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं डायरेक्ट बात करो एकदम. करेक्ट. ओके भाभी, नाउ इट्स टाइम फॉर अ फन फिल्ड क्वेश्चन है.
So we usually see accounts as tough numbers, but in reality, to be honest, it's everywhere in real life. So I'll give you some everyday situations. आप एक मतलब वो everyday situations पे कौन कौन सी accounting principles apply होती है वो आप बताना. So you'll have to be quick, भाभी. I know you are very good at this. आपकी ये सब examples मेरे को बहुत काम आई है. So are you ready? Yeah. Okay, so first one, your friend keeps borrowing money but never returns it. So which accounting principle is this? Provision for bad debt. Oh. Accounting. Correct. Yeah, prudence. You order food from Swiggy, but your daughter reminds you there's already food at home. What is this? Again, provision. No, it's not provision. It's opportunity cost. इकोनॉमिक्स पे चली गई तुम. Economic, yeah, oh हाँ, ये economics हो गया. Economics हो गया. You lend ₹1,000 to a friend yeah. and he returns ₹950. डिस्काउंट. Discount, yeah. Depreciation in friendship. डेप्रिसिएशन नो. डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे होता है. Okay. मनी में डेप्रिसिएशन नहीं, मनी में डिवैल्यूएशन होता है. Devaluation होता है. Okay, so you find an old ₹500 note in your drawer from last year. So what is this? No use. I think This it's is complete unrecorded. loss, unrecorded asset. Okay. You invest in a Written off gym. loss. You invest in a gym membership for a year, but only go for the first month. I think this is a cost, sunk cost. This is again your मतलब मैं तो बोलूँगी लॉस ही है तुम्हारा एक्सपेंस. Expense है. Okay. Your student studies all night before the exam and hope that the efforts will pay off. Not 100%. Huh? So what is that? मतलब what is the student expecting on this? Return on investment. Return on investments. Yeah. Short term return on investments. I hope you enjoyed this, Short term Bhabhi. return on investments, yeah. Okay, so we are done with this. And so Bhabhi, you have been teaching for over 2 decades now. Yeah. So what inspired you to become an accounts teacher? And what keeps you still passionate after 25 years of teaching? एक्चुअली जब मैं क्लास 9 में थी मतलब लोगों को शायद उस वक्त तो पता भी नहीं होता था कि करना क्या है. बट मैं जब 9 में थी ना मुझे पता नहीं तभी ऐसा लगता था कि मैं तो कॉमर्स ही लूँगी. Okay. एंड अकाउंटेंसी में ही कुछ एक्सेलेंसी करनी है. Okay. मतलब You were good with numbers. या मतलब हाँ मैथ्स मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था. Okay. बट हाँ मुझे नंबर से प्यार था. प्यार था. Okay. एंड तभी से मेरे अंदर ये था कि मुझे करना तो कुछ अपना है. Right. एंड कुछ मैं मतलब मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के ऊपर भी. मुझे अपना ही कुछ करना है. बट यू नो मारवाड़ी फैमिली है ना बहुत ज्यादा तो उड़ने देते नहीं है. एंड फिर वैसे भी एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ तो बीरपाड़ा या तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ है नहीं. एंड 11-12 किया वहाँ से. देन फिर कॉलेज के लिए स्ट्रगलिंग कि कॉलेज के लिए तो बाहर जाना है. मुझे ऑनर्स करना था अकाउंट्स में. ओके. उसके लिए और हमारे बीरपाड़ा में उसी साल एक कॉलेज ओपनिंग हुआ था. बीरपाड़ा में कॉलेज नहीं थी. तो उसी साल ओपनिंग हुई थी 1988. हाँ जब मैंने क्लास 12 दिया था. बट वहाँ पे उस वक्त सिर्फ पास कोर्स था एंड मुझे ऑनर्स ही करनी है. तो मैंने अब उस वक्त मेरे और हम लोग ना पापा मम्मी के बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप मतलब कम्युनिकेशन गैप था. क्योंकि हम उस वक्त के बच्चे ना अपने पापा से उतना बोल नहीं पाते थे. करेक्ट. तो मैंने मेरी दादा दादी को हेल्प लिया. दादी जी को बोला दादी माँ को कि प्लीज़ आप पापा से बात करो मुझे तो बाहर जाना है. फिर जैसे तैसे बात करके जलपाईगुड़ी तक के लिए हाँ किए. तो फिर मैंने वहाँ से ऑनर्स किया. लेकिन आगे मुझे एमकॉम करना था क्योंकि मुझे जाना टीचिंग में था. ओके. ईदर टीचिंग और सीए. एंड सीए के लिए तो मुझे पता था कि मेरे फैमिली कभी अलाउ करेगी नहीं. बिकॉज उसके लिए मुझे बाहर जाके एग्जाम देने होंगे, कोचिंग्स लेनी होंगी. करेक्ट. तो मेरे को लगा एमकॉम इज़ बेटर कि मैं कर सकती हूँ. लेकिन वो भी मेरा हुआ नहीं. तो क्योंकि बोले कि नहीं शादी तो करनी पड़ेगी अब. तो फिर मेरी कॉलेज होते होते बस नेक्स्ट ईयर शादी कर दी है. शादी के बाद फिर गैंगटॉक एंड फिर वापस बैक टू सिलीगुड़ी आफ्टर 5 years. ओके. यहाँ आके फिर मुझे लगा कि नहीं अब मैं कुछ कर सकती हूँ वापस. ओके. तो फिर मैंने टीचिंग 98 में मैं शिफ्ट हुई. 99 से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया. ओके. एंड आप शुरुआत से ही अकाउंट्स ही पढ़ाते थे? या अकाउंट्स. ओके. ओनली अकाउंट्स. क्योंकि मुझे तो वही एक सब्जेक्ट था जो मुझे लगता था कि नहीं मेरे को You have a knack of it. हाँ मुझे प्यार था उस सब्जेक्ट से.
एंड बिलीव करो मैं 5 साल मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था, 1 साल शादी, 5 साल गैंगटॉक, लेकिन मैं एक भी चैप्टर भूली नहीं थी। अभी के स्टूडेंट्स को तो एक हफ्ते क्या 10 दिन 15 दिन बाद भूल पूछो तो जाते चैप्टर भूल जाते तो हैं। भाभी ये तो आप बताओ कि ठीक है। आपकी टीचर कौन थी आपके टाइम पे? नहीं, एक्चुअली मैंने कहा ना, आप जिस चीज से प्यार करते हो ना, आप उसे कभी भूल नहीं सकते। ये बात तो है। इवन इन फैमिली हो या कोई भी हो, आप उसको कभी नहीं भूल सकते। तो मैं अकाउंट्स कभी भूली ही नहीं। हाँ, ये और बात है कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से थी और यहाँ आके आईएससी और सीबीएसई स्टूडेंट्स, एंड मैं थी बंगाली मीडियम स्कूल था मेरा। ओके। एंड यहाँ आके जो भी है, अब कॉन्वेंट स्टूडेंट्स एंड सीबीएसई आईएससी तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे। मीडियम, राइट। तो ठीक है, मैंने इन सब के साथ ना धीरे धीरे अडेप्ट किया। ओके। एंड इनिशियली सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे एंड उन दोनों से मैंने जर्नी स्टार्ट की। एंड फिर धीरे धीरे कोई मुझे अभी भी, मेरे को जैसे तुमने पूछा, अभी भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सेम सब्जेक्ट अभी भी पढ़ा रहे हो, हर साल आप सेम चीज पढ़ाते हो, आप बोर नहीं होते? एग्जैक्टली। मैंने कहा मैं कभी बोर नहीं होती। मेरे को अगर आधी रात को भी तुम बोलोगे कि ये आंसर कर दो, ये डाउट है, तो मैं उठ के, मेरे को लगता है कि नहीं, पहले सम सॉल्व करो। आपको इतना मुझे पैशन इतना पैशन है अकाउंट्स मुझे, के लिए। बहुत बहुत। आई थिंक आपने अभी बुक भी कोई लिखा ये है? मैंने थ्योरी ऑफ अकाउंटेंसी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने। अच्छा। जैसे थ्योरी अभी तो जैसे बहुत एमसीक्यूज बेस्ड हो गया, बहुत स्मॉल 1 मार्क क्वेश्चंस हो गए। पहले सीबीएसई में भी बहुत थ्योरी आते थे क्वेश्चंस, ओके। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, तो मैं पहले हैंड रिटन नोट्स देती थी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसको बुक में कंपाइल कर देना चाहिए, तो फिर मैंने इसको बुक में कंपाइल किया। ओके। इस ईयर मैंने नहीं किया क्योंकि अब ना वैसी थ्योरी अब आती नहीं है। ओके। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लग गए। तो मेरे को लगता है वो तो मेरे नोट्स ही सफिशिएंट है, उसी से ही निकल जाते हैं सारे। ओके। एंड बाकी एमसीक्यूज तो क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ओके। सो लाइक अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, like commerce is the most sought after system, yet many students struggle with accountancy. So Bhabhi, if you had the power to change one thing of how accountancy is taught in India, what would it be? मुझे अगर कोई बोले कि चेंज करना है एक चीज, तो मैं सीबीएसई वालों को बोलूं कैलकुलेटर अलाउ कर दो। बिकॉज इतना डिस्क्रिमिनेशन लगता है कि आईएससी एंड सीबीएसई दोनों को मैं पढ़ाती हूँ। आईएससी में इनिशियल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैलकुलेटर है, एंड सीबीएसई इतने साल हो गए अभी तक कैलकुलेटर। इस टेक्नोलॉजी के एरा में सब कुछ इतना हाईटेक है, लेकिन सीबीएसई को अभी तक कैलकुलेटर नहीं है। तो मुझे अगर कोई बोले आप एक चीज चेंज करो, तो मैं बोलूं प्लीज, मैं तो कैलकुलेटर अलाउ कर दूं सीबीएसई वालों को कि प्लीज आप उनको कैलकुलेटर उनको भी दो। बिकॉज उनको देखती हूँ सेम चैप्टर, सेम सब कुछ सेम, बट देन दे आर स्ट्रगलिंग विद नंबर्स, दे आर स्ट्रगलिंग विद नंबर एंड कॉपी के पीछे, क्वेश्चन पेपर के पीछे, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है। उसमें एरर भी आई थिंक इंक्रीज हो जाता है। होता ही है ना, देखो सबका तो कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं होता। अगेन आई रिपीट की मैथ्स फिर यहाँ पे थोड़ा काम आता है कि जो नॉन मैथ्स है उनको दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज कैलकुलेटर तो दे देना चाहिए सीबीएसई वालों को। वेरी अनफेयर, एक्चुअली अनफेयर है उनके साथ कि उनको नहीं मिलता और आईएससी को मिलते हैं, और उसी टाइम पे वो ज्यादा जल्दी कर लेते हैं और वो रह जाते हैं। बहुत सारे आईएससी स्टूडेंट्स अभी भी मेरे को मतलब पूछते हैं, अभी भी कैलकुलेटर नहीं है सीबीएसई में? अभी भी नहीं है सीबीएसई में कैलकुलेटर। आप आईएससी और सीबीएसई को साथ में पढ़ाते हो? एक साथ नहीं, अलग अलग बैचेस है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न खाली डिफरेंट है। बट मैं एक साथ पढ़ाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सिलेबस 95% सेम है। ओके। 5% बस थोड़ा सा कुछ चैप्टर में लिटिल बिट 1-2 लाइन का चेंजेस आता है, तो वो मैं आईएससी सीबीएसई बोल देती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई एक साथ पढ़ते हैं तो। मतलब इसमें और एक चीज़ है कि अगर अकाउंटेंसी अगर क्लास 6-7 में थोड़ा बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स अगर सिखाया जाए, तो एटलीस्ट आई थिंक स्टूडेंट्स लोग को एक फाइनेंशियल लिटरेसी तो मिलेगी। बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक। 6-7 नहीं भी ना, तो एटलीस्ट 9-10 तक तो आते आते स्टूडेंट्स मैच्योर्ड हो जाते हैं। और अभी तो बहुत मैच्योर्ड है, करेक्ट, बिकॉज AI, चैट जीपीटी, गूगल, इन सब में इतना कुछ है कि स्टूडेंट्स बहुत कुछ जान जाते हैं। एंड मुझे भी पर्सनली लगता है कि 9-10 में थोड़ा तो डाल देना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स अवेयर होते रहे धीरे धीरे। बिकॉज बहुत सारे स्कूल करिकुलर में अभी तक नहीं है।
और मतलब बेसिक अकाउंटिंग या मतलब बहुत लोग अपने कॉलेज में जाके जब टैक्स वैक्स सीखते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड तब उनको समझ आता है. नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स राइट. इन जनरल. मतलब एक होना चाहिए जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स है, आखिर उनको भी तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो करना ही है ना. करेक्ट. तो उनको भी पता होना चाहिए. इवन इफ यू आर आर्ट्स वाले डॉक्टर और कुछ भी, इंजीनियर, कोई भी आपको डॉक्टर फाइल तो इंजीनियर, करना ही है. कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आपको अपना फाइल रिटर्न तो करना है ना. आपको पता होना चाहिए कि रिबेट क्या है, टैक्सेस क्या है, किस पे टैक्सेस लगता है, क्या जीएसटी, क्या नॉन टैक्सेबल है, सब कुछ पता होना होना चाहिए. एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए, सो दैट आप किसी से बात भी कर सको. So you think financial literacy should be made a part of the school curriculum alongside accounts? आई ऑलवेज अग्री. Okay. बिकॉज मैंने कहा ना, मुझे लगता है 9-10 में बेसिक नॉलेज देना चाहिए. इंस्टेड ऑफ कि देखो सबको पता है, हम जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो अलजेब्रा पढ़ते हैं, सबको पता है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने रियल लाइफ में कहाँ यूज किया उसको? कहीं नहीं किया. बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हर स्टूडेंट को ये बताया जाए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, करेक्ट, या फिर इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, है ना, या फिर आप बैंक अकाउंट कैसे खोलते हो, एप्लीकेशंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, हाउ वी यूज क्रेडिट कार्ड, क्या बेनिफिट्स है उसके, या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, सब कुछ पता होना चाहिए आपको. तो ये सारी चीजें अगर आपको पता हो, तो कितना एंड SIP, म्यूचुअल फंड्स, इवन LIC, राइट, कुछ भी अगर आप करते हो, मेडिकल इंश्योरेंस है या कुछ भी आप करते हो, आपको एटलीस्ट एक ब्रीफ नॉलेज तो होना चाहिए. तो इतना तो क्लास 9-10 में कराओ. उसके बाद 11 के बाद अगर आप साइंस में भी जाओगे ना, आर्ट्स में भी जाओगे, आपके पास वो नॉलेज तो है ना. बिकॉज आफ्टर 18 आजकल तो हम इनकम टैक्स फाइल खोल ही लेते हैं. SIPs आजकल स्टार्ट हो ही जाती है पहले से ही. फैमिली तो कर ही लेते हैं, मम्मी पापा तो SIP स्टार्ट कर ही देते हैं आजकल. वेरी ट्रू. हमारे टाइम पे हमको नहीं पता होता था, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया. बट अभी के टाइम में तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स भी बहुत पहले से चालू हो जाती बहुत पहले से, है ना. तो फिनेंशियल लिटरेसी हमारे इंडिया में तो हमारे पॉपुलेशन का ओनली 27% पीपल आर फाइनेंशियली लिटरेट. राइट. सोचो कितना गैप है अभी भी, जस्ट बिकॉज कि ये हमें पता ही नहीं होता है. लोगों को लगता है खाली कॉमर्स स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है. वो क्यों है? सबका डिपार्टमेंट. एक हाउस वाइफ है, उसका भी काम है ये, उसे भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए ना. अगर आप घर पे रह के भी कुछ काम कर रहे हो, आप एक क्लाउड किचन भी चला रहे हो, तो जो अर्निंग आपकी है, आपको पता होना चाहिए उस पैसे को आप कहाँ डालोगे. बट आजकल आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा हो गई है कि इफ़ समबडी इज़ डूइंग अ CA, कोई कॉमर्स स्टूडेंट है, तो ये उनका ही डिपार्टमेंट है. नहीं तो वो करेगा तो आपको भी तो पता होना चाहिए वो कर क्या रहा है. राइट. हाउ विल यू, आपके पैसे के साथ वो क्या कर रहा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए. आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स प्लानर मिल जाएंगे, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे इन्वेस्ट कहाँ हो रहे हैं, क्या रिटर्न आ रहा है, क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, क्या चीज़ में रिस्क ज़्यादा है और क्या नहीं है रिस्क. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. और ये आपको तभी आप कुछ समझ पाओगे जब आपको बेसिक नॉलेज है. एंड देखो क्लास 10 तक तो जनरल पढ़ाया जाता है, तो जनरल स्टडीज के अंदर ही इसको डाल दो. मुझे तो ऐसा लगता है कि जनरल स्टडीज के अंदर डाल देना चाहिए ये सारे टॉपिक. जैसे हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वैसे हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल है प्रेजेंट के हिसाब से. देखो अमेंडमेंट्स हर जगह होने चाहिए, रिवीजन रिवाइज हर जगह होता है, करेक्ट है ना. तो यहाँ पर भी हमारा जो सिलेबस है उसमें अमेंडमेंट्स होने ही चाहिए, रिवीजन होने ही चाहिए. So Bhabhi, what do you think are the upcoming career opportunities in accounting and finance? जैसे CA, CFA, बैंकिंग तो है ही, बट उसके अलावा और क्या अपकमिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है फाइनेंस और अकाउंटिंग में? जो CA भी है ना, जैसे पहले क्या होता था कि आप CA बन गए, आपने अपना एक ऑफिस खोल लिया, या किसी की आप फाइल मेंटेन कर रहे हो, या किसी कॉर्पोरेट में आप जॉब कर रहे हो, जो 4 मेन कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें आप जॉब कर रहे हो, या अपना आप 2-3 जन मिल के अपना एक ऑफिस खोल लिए, है ना, एसोसिएशन के हिसाब से, पार्टनरशिप फर्म. बट अभी एट प्रेजेंट जो है ना, CA में भी बहुत सारे चेंजेस है. आप CA करके भी, जैसे फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, ठीक है, दैट इज टोटली ऑन क्राइम, जो फिनेंशियल क्राइम होता है ना,
Okay, लाइक financial फ्रॉड, scams and all. स्कैम्स, जितने भी हाँ, स्कैम्स होते हैं, okay. फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, बड़े बड़े Bank बड़े account स्कैम होते scams हैं, and all. बैंक स्कैम होते आजकल तो हैं, बहुत ही ठीक है, common है। क्राइम हो गए, आप फ्रॉड हो गया, एम्बेजलमेंट्स हो गए, इन सब पे डील करते हैं वो Deal लोग, करते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट्स है, Correct. ठीक है, FRM हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, रिस्क मैनेजर। ठीक है, इस तरह के कोर्सेज बहुत है, जैसे BBMS है, आजकल ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन कोर्सेज आ गए हैं, लाइक आप इको ऑनर्स, आपका अगर स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है Okay. तो आप इको ऑनर्स के साथ एक्चुरियल साइंस कर सकते हो, ओके, नॉर्मल LLB नहीं करके उसके साथ आप CS कर सकते हो, कॉर्पोरेट आ गया उसके अंदर आपका, राइट। आप CA के साथ MBA बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, अगर आप CA के साथ MBA भी करते हो तो। अच्छा। एंड ऐसे तो बहुत फिर उस सारे टाइम पे क्या MBA इन फाइनेंस करना चाहिए अगर CA आप के साथ CA कर रहे हो साथ डिपेंड में? करता है, आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आप HR कर सकते हो, आप HR तो नहीं, हाँ फाइनेंस पे कर सकते हो, फाइनेंस पे मार्केटिंग पे कर मार्केटिंग सकते हो आप। ओके। मतलब बाहर मैंने देखा है आउट ऑफ इंडिया वो लोग CA के साथ अगर MBA होता है ना तो मतलब उनका पैकेज अगर 40 है तो सीधा 80 हो जाता है, ओके। मतलब इतना मैंने देखा है हाइक होते हुए। मेरा खुद का ब्रदर है जो CA विद MBA है, तो उसका भी यही मानना है, वो मेरे को बोलता है हमेशा कि अगर CA के साथ कोई MBA करता है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी कंपनी भी के लिए, company, हाँ, क्योंकि उनको मैनेजमेंट भी मिल रहा है, करेक्ट। उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मिल रहा है, तो दोनों बहुत एंड एक Combination is a CA तो very देखो good. ऑलराउंडर होता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना वो टैक्स भी पढ़ता है, लॉ भी पढ़ता है, ऑडिट भी पढ़ता है, मैनेजमेंट भी पढ़ता है, फाइनेंस भी पढ़ता है, तो उसको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ओके। एंड उसके बाद वो अपनी फील्ड को चूज कर सकता है। तो आई थिंक आजकल बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्सेज है, आ गए हैं। मतलब ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज है जो स्टॉक मार्केट पे है, जो टैक्स पे है, डिप्लोमा कोर्सेज भी है जो छोटे छोटे कोर्सेज करके आप अपना पर्सनल पर्सनल स्किल आप अपना कर सकते हो डेवलप, पर्सनल स्किल डेवलप कर सकते हो। एंड अभी के टाइम पे ना अगर आपके पास एक छोटी सी भी स्किल है आप उसको एनहेंस करके काम कर सकते हो। करेक्ट। कोई जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा कोई कोर्स करना है, Exactly. आप अपनी छोटी स्किल को आप छोटे से शुरू करके बहुत बड़ा कर सकते हो, बट डेडिकेशन जरूरी है। वो तो कोई भी चीज में जरूरी है, कोई भी काम आप करें विथ डेडिकेशन, तो एंड कंसिस्टेंसी या एंड बहुत सारे कॉलेजेस अभी ऐसे हैं जो सिंपल बीकॉम और BBA नहीं कराते, बीकॉम BBA के साथ कोई ना कोई एप्लीकेबल कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी, इधर जॉब या अपना कुछ पर्सनल कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो कुछ भी, तो उसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हाँ। यहाँ सिलीगुड़ी में कम है, बट बाहर आप जाओगे तो आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, राइट। सिर्फ CA CFA नहीं करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। स्पेसिफिक कोर्सेज तो थ्रू आउट अवेलेबल है और वर्चुअली भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ है, बहुत मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी आप घर में बैठे बैठे 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। तो भाभी आपने MCOM कब किया फिर? MCOM मैंने कहा ना, मैंने 21 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, देन 22 मैं ग्रेजुएशन के लिए चली भी, मतलब मास्टर्स के लिए मैं चली भी गई थी NVU एनरोल करने, बट मैंने कहा ना मारवाड़ी फैमिली नहीं बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया पढ़ने मुझे आगे, तो फिर ठीक है शादी हो गई, मैंने उसको अडेप्ट कर लिया लाइफ में, पार्ट ऑफ लाइफ, फिर न्यू जर्नी न्यू लाइफ, सब कुछ नया स्टार्ट हो गया। उसके बाद टीचिंग में आ गई, फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरा एक सपना है, मुझे मास्टर्स तो करना ही चाहिए, क्योंकि ना मतलब डू इट रादर देन रिग्रेट इट, हाँ तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है स्टार्ट कर ले। फिर मैंने 2015 में 14 में मैंने एनरोल किया मास्टर्स के लिए, 2014, एंड एट द एज ऑफ 46 मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। ओह वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। तो मुझे लगता है एज इज जस्ट अ नंबर, आप चाहो तो कभी भी कुछ कर सकते हो, एब्सोल्युटली भाभी, जब चाहे आप तब कर सकते हो, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ करने का, तो आप आराम से कर सकते हो। I can't imagine you studying at the age of 46 and with family, with teaching, with my classes, मैंने किया उसको। लेकिन ये है कि देखो अगर आप चाहो ना, और आपके अगर हौसले बुलंद है और आपकी नीयत साफ है, तो पूरी कायनात आपके साथ है, रहती है आपको वो आपका मकसद पूरा करने के लिए। एंड माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एक्चुअली, माई इन लॉज जो भी है, मतलब यहाँ
बहुत सपोर्टिव है, मुझे कभी भी इन लोगों ने पीछे नहीं किया। ओके, ठीक है, हमेशा आगे हमेशा पुश हाँ किया है। कि करो, ठीक है। वो लोग भी मतलब नो डाउट, देखो मैं काम कर रही हूँ तो फैमिली भी तो कुछ तो सैक्रिफाइस करती है, Correct. बहुत सैक्रिफाइस करती है मेरे लिए कि मैं भी बहुत जगह मैं नहीं रह पाती हूँ उनके साथ, बट कभी भी रिग्रेट नहीं फील करने देते कि नहीं तुमने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया। बहुत सपोर्टिव है बहुत सब, supportive. हाँ। एंड मम्मी पापा तो ऑब्वियसली खुश होंगे ही। उनको अब लगता है कि काश और पढ़ा दिया होता इसको, और पढ़ा दिया होता, रोका नहीं होता उस हाँ टाइम। रोका नहीं होता तो शायद और भी कुछ कर लेती। बट आपकी नीयत साफ थी ना भाभी, इसलिए आपको बहुत बाद ही बहुत मिल गया। सही, बाद सच में आप कर रहे हो ये हाँ, सब। नहीं सच में मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो मैं सिर्फ एक ऑनर्स ग्रेजुएट थी जब मैंने स्टार्ट किया, एंड मेरे से बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग थे, बट मे बी मतलब मेरी नीयत मतलब मेरा ये था कि आप जो भी करो ना बस शिद्दत से करो, आप 100% उसमें दो। अपना 100% दे दो। एक स्टूडेंट मेरे से 4 बार भी पूछते थे, मैं कभी इरिटेट नहीं होती थी, कभी भी इरिटेट नहीं हुई। कुछ स्टूडेंट्स इनिशियली ऐसे ऐसे थे कि मैं 3 बार चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मेरे पास पर्सनली आते। आई नो यू हु यू आर टॉकिंग अबाउट। मैं आफ्टरनून में आकर भी मतलब मैं आफ्टरनून में मेरे बच्चे भी तब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, छोटा वाला तो जस्ट 1.5 ईयर था। ओके, तभी भी मैं तब मेरे को लगता है कि नहीं ये मेरा स्टार्टिंग है, अगर मैं अभी बैक हुई तो फिर शायद क्या पता मौका ना मिले, आएगा ही नहीं। तो मैंने उस चीज़ को ना अडाप्ट किया और स्टूडेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि नहीं ये तो मेरे को टाइम ही नहीं दी कभी। करेक्ट, इसीलिए शायद स्टूडेंट्स मेरे से इतना प्यार करते हैं और Oh, we यही all love you, मोटिवेशन है, भाभी। यही मोटिवेशन है कि मैं अभी तक उसी पैशन के साथ और उसी मोड के साथ मैं काम कर पा रही हूँ। Okay. So, Bhabhi, your advice for students who feel lost in studying accounts or anything? Any advice for students you want to tell students something? एक्चुअली स्टूडेंट्स ना कभी कभी मैंने कहा ना नंबर्स को लेके थोड़े वीक हो जाते हैं, या कभी कभी जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं अकाउंट्स नहीं हो पा रहा है या दिक्कत हो रही है, Right. तो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, या आपसे कोई टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए। कोई चैप्टर जैसे बहुत डिफिकल्ट, देखो सब चैप्टर तो एक जैसे नहीं होते, तो अगर आप थोड़ा टाइम देते हो ना, हर चीज़ में देखो टाइम चाहिए होता है। इवन व्हेन वी स्टार्ट आवर लाइफ आफ्टर मैरिज, राइट, वहाँ भी हम टाइम ही देते हैं ना, हैं। सब कुछ एक साथ तो नहीं मिलता, एक साथ चेंज नहीं होता। तो जब आप कॉमर्स में आके अकाउंटेंसी लेते हो, एकदम नया सब्जेक्ट, मैंने पहले भी कहा, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। एंड अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, एजम्पशंस है ना। सबको पता है कि रूट्स अगर आपके मजबूत है तो आपका प्लांट हेल्दी होता है, करेक्ट होता है। अगर हमारे रूट्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो हमारी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, राइट, है ना। वैसे ही अगर अकाउंट्स के रूट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बेसिक्स को अच्छे से समझते हो, लाइक गोल्डन रूल्स जो अकाउंट्स के, रियल, पर्सनल, नॉमिनल जो रूल्स है, एंड जो मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, राइट। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जर्नल क्लियर करो अपना। अच्छा, जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स की जान ही जर्नल है। आपका जर्नल अगर क्लियर है, लेजर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। राइट, आगे जाके आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, आप कोई भी चैप्टर अगर जाते हो ना, तो उस चैप्टर में जर्नल तो आएगा ही, कॉन्सेप्ट तो वही है, पूरे अकाउंट्स की रूट ही जर्नल है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11 ठीक है, 11 तो हो ही जाएगा, 12th में पढ़ेंगे ना, बोर्ड से 12th में स्टार्ट करेंगे, 11 तो जैसे तैसे ठीक है, बट एकदम मिथ है ये, एकदम मिथ, बिकॉज 11 ही तो रूट है। करेक्ट, अकाउंट्स का रूट ही 11 है। आप अगर अपना जर्नल, लेजर, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपका कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप 11 पे ज़्यादा फोकस करें, जर्नल्स पे ज़्यादा फोकस करें, और बेसिक अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को एडवाइस यही करती हूँ कि आपको जब मौका मिले ना, आप 2-4 जर्नल्स कर लो। अच्छा। कितने स्टूडेंट्स मेरे पास 12th में बोलते हैं कि मैम एक बार कुछ दिन के लिए ना, 2-4 दिन ही सही, एक बार 11 का फिर से बेसिक रिवाइज करा दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि 11 कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये लाइफ टाइम तक भी बहुत काम आती है, लाइफ टाइम ये बेसिक बेस ही स्ट्रांग हो जाती है। डेबिट क्रेडिट
आपको तो पता है अकाउंट्स का रूट ही डेबिट क्रेडिट है, पूरा अकाउंट्स उस डेबिट क्रेडिट के अंदर घूमता है। करेक्ट। तो अगर हमें डेबिट क्रेडिट का नॉलेज है, हमें जर्नल का नॉलेज है तो ना, आगे आप डबल एंट्री बिजनेसमैन सिस्टम बन का, रहे हो या कुछ भी कर रहे आप हो, बिजनेस करो या ना करो। मैंने कहा ना, अगर एक हाउस वाइफ भी है, अगर वो घर पे रह के भी कुछ काम करती है या पार्ट टाइम भी कुछ जॉब करती है, उसे भी तो पता होना चाहिए। राइट, हाउ टू वो एक फाइल देयर ओन नॉर्मल अकाउंट भी टैक्सेस। अगर अपना रखती है, बैंक भी अगर मेंटेन करती है, तो भी उसको पता चलेगा कि क्या है करेक्ट, है ना। कि तो आप ये सेव कर रहे हो, बहुत आप उसको ज़रूरी। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, तो स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा अपने आप को टाइम दो। न्यू सब्जेक्ट है, टाइम दो। डिफ़िकल्ट लगे कोई चैप्टर तो एक बार नहीं, 2 बार, 3 टाइम्स करो। नोट्स, चैप्टर का जो मेन होता है ना, वो नोट्स होता है। इस चैप्टर में है क्या, राइट, क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाए। है ना। लाइक एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट इन क्लास 12, सबको Right, पता है। yes. तो उस चैप्टर में जैसे एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो मैं यही बोलती हूँ कि ऑपरेटिंग क्या है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो चैप्टर का, अपने आप चैप्टर हो जाता है। चैप्टर हो जाता है। बट अभी स्टूडेंट्स क्या है ना, मैंने मतलब उनको लगता है थ्योरी रखो, सम्स कर लेते हैं। लेकिन सम्स तुम कितना करोगे, जब तक तुम concept ही 40 clear नहीं सम्स होगा। कर लो, तुमको हर सम में कुछ कुछ डाउट आएगा। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग सम्स, आप चैप्टर की थ्योरी पे ध्यान दो, करेक्ट, चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि ये चैप्टर में है क्या, करना क्या है। बिकॉज अगर आपको चैप्टर का नॉलेज है ना, कोई भी थ्योरी आ जाए क्वेश्चन में, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, आप 100% सॉल्व करोगे। 100%। देखो, बोर्ड के पेपर में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न तो होते ही हैं, थोड़े बहुत। आपका 80% पेपर सिंपल रहता है, 20% ट्विस्ट एंड टर्न रहता है। तो वो ट्विस्ट एंड टर्न ही आपको बताएगा कि आप कितना थॉरोली पढ़े हो। करेक्ट, वो कॉन्सेप्ट आपकी कितनी क्लियर है। कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट। और हमने जो पढ़ा ना, मैंने कहा ना कि मैं कभी अकाउंट्स भूली इसलिए नहीं कि हमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता था। ओके, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहा है हमेशा आपके क्लियर। लिए। मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, आप एक बार बता दीजिए, पासबुक, कैश बुक, मैंने कैसे भूल जाते हो। और अभी तो मैसेज ही आ जाता है, योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, क्रेडिटेड। तो आपको तो पता ही चल गया कि पासबुक में डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। राइट, हमें तो वो भी नहीं पता था, हमारे टाइम तो फोन ही नहीं थे, फोन ही नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट। तो मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। सबसे इम्पोर्टेंट, हर चैप्टर की थ्योरी पे फोकस करना। Okay. So, Bhabhi, if accountants are so good with money, why aren't they millionaires? देखो, मिलियनेयर बनना तो ऊपर वाले के ऊपर हाथ में है ना, ऊपर वाले के हाथ में है। बट ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट्स मिलियनेयर नहीं होते। दो दे मेंटेन अदर्स अकाउंट्स, दूसरों के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, है ना, करोड़ों के नंबर्स पढ़ाती हूँ। कितनी सारी करोड़ आपके बैंक अकाउंट में भी होनी चाहिए। ठीक है, नियत साफ हो तो वो भी हो ही जाते हैं, वो भी हो जाएगा, बाय हैं, गॉड्स ग्रेस, है ना, हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अकाउंटेंट्स मिलियनर नहीं होते, मिलियनर्स भी होते हैं, बट साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ता है काम। Do you think financial influencers are replacing या helping students more than traditional learning? 100%। Traditional accountants? Nowadays, देखो, सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो अब वो जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी ना, वो टाइम के साथ साथ थोड़ा चेंज हो रहा है ना। लाइक शरण एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रचना, यस, दे आर वेरी गुड विद कंटेंट ऑफ फाइनेंस। इनके जो कंटेंट्स है बहुत यूनिक है। देखो, आपने कमा लिया, आप काम कर रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कैसे करें, है ना। हमारे जो पैसे हैं, हाँ, हमने जो कमाया उसको कैसे हम और ग्रो करें, है ना। तो आपने, अगर आप मान लीजिए साल के 10 लाख सेव करते हो, 10 लाख कमाते हो, या महीने के 1 लाख सेव करते हो, तो हाउ यू अलोकेट योर मनी, फंड को कैसे डिवाइड करें, है ना। या समझ लीजिए कि आप एट द एज ऑफ 30 हो या 35 हो, तो आपकी क्राइटेरिया अलग है। आप रिस्क ले सकते हो, है ना, आप रिस्क लेने के पोजीशन में हो, आप कैपेसिटी आपकी रिस्क लेने की, तो आपका फंड एलोकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। एंड अगर आप
एट द टाइम एज ऑफ 60 या मान लो आफ्टर रिटायरमेंट, एंड उस वक्त आप चाहते हो कि आपका ये पेंशन है और आपको या आपके पीएफ के 20 लाख या 25 लाख 30 लाख रुपए आपके आ गए, एंड आप बोलते हो कि आप मेरा इसको इन्वेस्ट करो। तो मे बी आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के प्लान कुछ और होंगे, बिकॉज आपके लिए वही आपकी पूंजी है जो आप आप आगे का टाइम आप उसमें चलाने वाले हो। तो ऑब्वियसली मैं आपको कुछ सेफ फंड्स दूंगी। तो फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बहुत दे आर इन वेरी डिमांड, दे आर इन ट्रेंड राइट नाउ। या इन्फ्लुएंसर बोलो या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एडवाइजर को ले लो आप, तो वो हमें काफी हद तक and there are so many companies I think for financial advisors, because nowadays SIPs are mutual very funds much and in everything. trend, yes, है ना, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट से आपका एवरी मंथ आप अगर आप सैलरीड पर्सन हो या आप इधर यू आर अ बिजनेसमैन, तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उसमें आपका जैसे अभी स्टॉक मार्केट काफी डाउन है, तो अभी इस वक्त जो आपके SIPs जा रही है उसमें आपके यूनिट ज्यादा आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप कुछ जैसे आपके एडवाइजर्स आपको एडवाइस करेंगे अभी आप कुछ टॉप अप कर दीजिए, अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख या 2 लाख स्पेयर पड़ा है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा डाल दीजिए, आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे। तो ये दिस इज द राइट टाइम जब वो लोग ये एडवाइस करते हैं कि इस वक्त आप डरिए मत, आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट तो ऐसा चीज है ना कि कभी भी अप एंड डाउन चलते रहता है, हर 2-4-5 साल में ऐसा आता है। कोविड के टाइम भी स्टॉक मार्केट ऐसे ही डाउन हुआ था, लगा था कि दुनिया डूब जाएगी, हमारे तो पैसे जीरो हो जाएंगे, बट कुछ नहीं हुआ, कहाँ से कहाँ पहुंचा। देन अभी डाउन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ऐसे ही रहने वाला है। सो इन एडवाइजर की तो देखो जरूरत है। हाँ, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं होता जितना उनको है। क्या आपको लगता है भाभी कि कॉलेज की जो डिग्रीज है मतलब वो अब धीरे धीरे फेड अवे हो रही है जैसे जैसे AI कैप्चर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में? AI कैप्चर हो रहा है, बट it's a total era of AI now. So do you think college degrees like BCom, BBA or any such degrees will keep fading away by and by? फेड अवे तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि देखो वहाँ पर भी जो कुछ नॉलेज तो वहाँ पर भी मिल ही रहा है हमें, कुछ नॉलेज तो हम गेन कर ही रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, माना कि AI है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो हमें डिग्री फेड तो मैं नहीं बोलूँगी। डिग्री फेड अवे तो नहीं है। मतलब आई थिंक AI को ऑपरेट करने के लिए भी तो एक वी नीड ह्यूमन हेल्प। अभी जो कोर्सेज आ रहे हैं उसमें AI भी तो उन लोग ऐड कर ही रहे हैं। जैसे AI पे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, AI ट्यूटर्स खुद ही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन तो बहुत पहले था ही, उसी में तो वो लोग ऐड कर रहे हैं ना। जैसे BBA में भी BBA उसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस था, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें भी था ही, कोर्सेज पहले से ही है। अब उसी में और ऐड ऑन हो रहा है, एंड धीरे धीरे देखो अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जेनजी आ रहे हैं, तो बहुत कुछ नया ही होने वाला है। तो धीरे धीरे सब चीज़ अडेप्ट करेंगे। बट कॉलेज में भी अभी बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड कॉलेज हो रहे हैं, जैसे अभी सिलीगुड़ी में जो नए कॉलेज आ रहे हैं, तो उन लोग भी बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड, कॉलेज के साथ साथ ही प्रैक्टिकल बेस्ड कॉलेज चल रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बैंक का विजिट करा दीजिए, आप कॉर्पोरेट की विजिट कराइए, आप कंपनी की विजिट कराइए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बताइए कि कैसे क्या हो रहा है, सो दैट नॉर्मल BCom BBA में क्या हो रहा है। BBA में तो फिर भी देखो इंटर्नशिप है, एंड अभी तो BCom में भी इंटर्नशिप हो रही है ना। तो ये जो इंटर्नशिप वाला जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिकली आप रियल टाइम ऑफिस जाके बहुत कुछ सीखते हो। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है नॉर्मल कोर्सेज के साथ, मैंने कहा ना कि बाहर जो है ना, नॉर्मल कोर्सेज के साथ BBA BCom के साथ भी इंटर्नशिप है। तब ये इधर इस जोन में ना, इस एरिया में अपना अभी भी वो ऑर्थोडॉक्स वाला है कुछ कॉलेजेस में, लेकिन अभी जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं ना, वो लोग काफी चेंजेस के साथ दे आर कमिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी। ओके,
Thank you, Bhabhi, for sharing your wisdom, your experience, and your passion for teaching with us today. It's clear whether you are dreaming of becoming a CA, a CFA, a banker, or a financial analyst. The world of finance is ever evolving, and those who adapt and keep learning will always have an edge. If you enjoyed today's episode, don't forget to share it with your friends and drop your thoughts in the comment section below. And stay tuned for more such insightful conversations on The Uncut Stories by Why to Live. Remember, accounting is more than just numbers, it is the language of business and life. Until next time, sayonara.